अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मिस। क्या आवाज क्लियर है? यस मिस, क्लियर है जी मिस। ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में जो है वो हमने कुछ मैट्रिसेस वगैरह डिस्कस किए थे कि मैट्रिक्स क्या होते हैं और डिफरेंट हम सॉफ्टवेयर की मेजरमेंट किस बेसिस पे कर रहे होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैट्रिसेस क्या होते हैं और प्रोसेस से रिलेटेड मैट्रिसेस क्या होते हैं। प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैट्रिसेस जो मेजरमेंट हम कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट की, वो हमें टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करती है। टैक्टिकल डिसीजन जो हम डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं। और प्रोसेस से रिलेटेड मैटर से जब जो हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, अगर हम उस प्रोसेस को मेजर करें तो उसकी मेजरमेंट और मैट्रिसेस हमें किस चीज़ में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में। तो आज हम जो सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन का कुछ पोर्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम अपने सॉफ्टवेयर पे एस्टिमेशन किस तरीके से कर सकते हैं। लाइक कोई एक एप्लीकेशन है, केस स्टडी के तौर पर उन्होंने उसकी जो है वो पूरी कैलकुलेशन करके बताइए कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द कॉस्ट एंड टाइम फॉर द प्रोजेक्ट। वी विल यूज द डिकम्पोजिशन टेक्निक्स। अगेन डिकम्पोजिशन टेक्निक हमें क्या कह रही है कि हम प्रोजेक्ट को पीसेस में ब्रेक करें और पीसेस में ब्रेक करने के बाद हम उसकी कैलकुलेशन करें, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट की एज अ होल कैलकुलेशन करेंगे तो चांसेस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा होंगे और एक्यूरेसी कम होगी। उससे बेटर ये है कि हम प्रोजेक्ट को जितने पीसेस में वो ब्रेक हो सकता है ब्रेक करें और इंडिविजुअल वन बाय वन एक एक पीस की हम कॉस्ट और टाइम निकालें और उसके बाद ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट एंड टाइम कैलकुलेट कर लें, जिसमें चांसेस ऑफ एरर कम हो। जिस एक पीस पे हम काम कर रहे हैं, जिस एक मॉड्यूल पे हम काम कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर हमारे पास नॉलेज हो और ताकि उसका जो रिजल्ट आए वो हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट आए। तो दैट इंडिविजुअल मॉड्यूल्स का रिजल्ट जब एक्यूरेट होगा तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग निकल रही होगी वो भी एक्यूरेसी की तरफ जा रही होगी। तो डिकम्पोजिशन टेक्निक हमें क्या कह रही है कि अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, जो कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें ज़्यादा है, चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट ज़्यादा है, तो आप उसको क्या करें, मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दें और फिर उसके बाद उसको सॉर्ट आउट करें। अच्छा, अब जब हम सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस की बात करते हैं तो हमारे पास टू टाइप्स की अप्रोचेस यूज़ होती हैं, डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच। मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि डायरेक्ट अप्रोच हमारे पास वो अप्रोच होती है जो जिसको काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, जो इजीली डायरेक्टली मेजर हो सकती है। लाइक अगर मैं कहूँ कि एक सॉफ्टवेयर की कितनी लाइन ऑफ कोड है, या मैंने एक मॉड्यूल राइट डाउन किया अपने प्रोजेक्ट में, एक मेथड लिखा है, उसकी टोटल लाइन ऑफ कोड कितना है, तो आप डायरेक्टली उसको काउंट करके मुझे बता सकते हैं। जबकि इनडायरेक्ट अप्रोच एक ऐसी सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस की अप्रोच जो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। डिफरेंट फैक्टर्स की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो उन डिफरेंट फैक्टर्स की वैल्यू पे वो जब डिपेंडेंट है, जहाँ पर डिपेंडेंसी आ गई, दैट अप्रोच वुड बी कंसीडर एज इनडायरेक्ट अप्रोच। और जहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट वुड बी डायरेक्ट अप्रोच। तो अगर हम एलओसी और एफपी बेस्ड एस्टिमेशन की बात करें तो एलओसी डायरेक्ट है। लाइक एलओसी किसी और फैक्टर पे या किसी और इनपुट वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है, आप डायरेक्ट लाइन ऑफ कोड काउंट करके बता सकते हैं कि ये इस प्रोजेक्ट की लाइन ऑफ कोड है। और अगर मैं फंक्शन पॉइंट की बात करूं तो फंक्शन पॉइंट हमारे पास क्या है, फंक्शन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें और डिफरेंट वेरिएबल जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स का नंबर आता है, हर मॉड्यूल में कितने कितनी वैल्यूज़ हैं, उनको हम एफ पी वैल्यू असाइन करते हैं। मीन्स जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू होती है और टोटली पूरा एक कंप्लीट फार्मूला होता है और उस फार्मूले के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमें काउंट करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई दिस अप्रोच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट अप्रोच। पहले वो वेरिएबल जो उस फार्मूले में इंक्लूड है पहले वो कैलकुलेट होंगे, फिर उसके बाद एफ पी की वैल्यू आएगी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्लाइड में कि एलओसी और एफपी बेस्ड एस्टिमेशन बेसिकली होती क्या है और किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं।
ठीक है, एलओसी और एफपी जो है दो डिफरेंट वेज में हम यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या चीजें चाहिए होती हैं, एस्टिमेशन वेरिएबल एंड बेसलाइन मेट्रिक फ्रॉम प्रीवियस प्रोजेक्ट। जब हम एलओसी और एफपी की बात करें तो इसको निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो एस्टिमेशन वेरिएबल ईवी, एस्टिमेशन वेरिएबल क्या होता है, और हमारे पास बेसलाइन मेट्रिक फ्रॉम प्रीवियस प्रोजेक्ट। लेट सपोज मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया जिसकी मैं कैलकुलेशन करना चाह रही हूँ। देखो, इनडायरेक्ट अप्रोचेस में डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को हम पहले काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी। डायरेक्ट अप्रोच में डायरेक्ट काउंट के साथ आप वैल्यू बता सकते हैं, और जहाँ पे पूरी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब क्या है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, एक फार्मूला है। अगर मैं कह रही हूँ फार्मूला ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मुझे सॉल्व करके बताएं। उसको सॉल्व करने के लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए होगी, आपको बी की वैल्यू चाहिए होगी। जब ए और बी नोन होगा तो आप उनको कैलकुलेट करके मुझे टोटल वैल्यू, जब पहले कैलकुलेशन होगी और फिर उसके बाद उसको आप काउंट करेंगे। तो जब मैं आपको कोई फॉर्मूला दूँ और मैं कहूँ कि इसको मुझे कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या होगा कि आप मुझे इन वेरिएबल्स की वैल्यूज भी बताएं, सो दैट हम कैलकुलेशन कर सकें। तो इनडायरेक्ट अप्रोच ऐसे ही है जिसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। उन फैक्टर्स की वैल्यू आपको पता चलेगी, तभी वो आपका इनडायरेक्ट अप्रोच के थ्रू आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम एलओसी और एफपी बेस एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो हमें एस्टिमेशन वेरिएबल, अगेन कि वो वेरिएबल क्या है जिसकी बेसिस पे हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, और उस एस्टिमेशन वेरिएबल की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम पास्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। बेसलाइन मैट्रिक, बेसलाइन मैट्रिक ये हमने ये देखा कि मैट्रिसेस यूज हम तब कर रहे होते हैं जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, जब हम इतने मेच्योर और अब हो चुके होते हैं कि हमने पास जितने प्रोजेक्ट पे काम किया उनका डाटा हम सेव करके अपने पास डेटाबेस में या रेपोजिटरी में स्टोर कर रहे हैं, सो दैट उस डेटा की बेसिस पे हम नए आने वाले प्रोजेक्ट की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकें। अभी जो हम प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन करने जा रहे हैं, जो हम एस्टिमेशन देखेंगे, अभी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ। अभी सिर्फ हम उसको फीचर्स में ब्रेक करके एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे कि एस्टिमेटेड ये है कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसकी इतनी कॉस्ट आएगी या इतनी लाइन ऑफ कोड होगी। और वो प्रेडिक्शन या वो एस्टिमेशन हम किस तरीके से कर रहे होते हैं, पास्ट प्रीवियस रिकॉर्ड से। और वो पास्ट प्रीवियस रिकॉर्ड कब होगा, कि जब हम बहुत कंटिन्यूसली मैट्रिसेस यूज कर रहे होंगे और उनके रिजल्ट को अपने पास स्टोर कर रहे होंगे। जब स्टोरेज होगी तभी वही चीज़ हमारे पास नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, हमारे पास क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे जब हम एस्टिमेशन कर रहे होंगे अपनी प्रॉब्लम का, प्रोजेक्ट का। स्टेप्स इन्वॉल्व डिकम्पोज सॉफ्टवेयर इनटू फंक्शन। सबसे पहले तो हम सॉफ्टवेयर को डिफरेंट फीचर्स में ब्रेक करेंगे। सेकंड हमारे पास स्टेप क्या होगा, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको रिव्यू दिया था कि थ्री टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, इंडस्ट्रियल डाटा, हिस्टोरिकल डाटा एंड प्रोजेक्ट डाटा। प्रोजेक्ट डाटा करंट प्रोजेक्ट का डाटा होता है, और जब हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं, इनिशियल लेवल पे होते हैं, तो उस वक्त हमारे पास उस प्रोजेक्ट का कोई डाटा नहीं होता स्टार्ट में। तो हम किस डाटा पे रिलाई कर रहे होते हैं, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। उस प्रोजेक्ट से मिलती जुलती प्रीवियस जो हमने प्रोजेक्ट बनाए हैं उसके डाटा को देखकर हम इस न्यू प्रोजेक्ट को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। तो हिस्टोरिकल डाटा उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन का पास प्रीवियस प्रोजेक्ट का डाटा, जो हम नए आने वाले प्रोजेक्ट को की एस्टिमेशन करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही जैसे नया कोर्स सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, उसमें नया कोर्स ऑफर हुआ। ठीक है, अब कोर्स ऑफर करते हुए जो है, जब जो स्टूडेंट्स एनरोल हो गए, तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस स्टूडेंट की इस कोर्स में सीजीपीए क्या आ सकती है। तो वो चीज़ किस चीज़ पे फैक्टर कर रही होगी, स्टार्ट में बिल्कुल वेरी फर्स्ट क्लास में अगर मैं आइडेंटिफाई करना चाहूँ, तो मैं किस बेसिस पे कर सकती हूँ, स्टूडेंट के पास्ट रिकॉर्ड से। प्रीवियसली इस स्टूडेंट का क्या जो है वो रिजल्ट कार्ड रहा है, या सीजीपी कितनी रही है, तो क्या एस्टिमेशन में क्या एस्टिमेट करी हूँ कि इस पर्टिकुलर कोर्स में इस स्टूडेंट का क्या ग्रेड बनेगा। ये मैं हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन से मैंने एक प्रिडिक्शन कर दी। और फिर उसके बाद जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ते चलेगा, क्विजेज होते चलेगा, असाइनमेंट होते चलेगा, क्लास परफॉर्मेंस, तो फिर मुझे इस करंट सेमेस्टर, इस करंट कोर्स का डाटा भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो जो प्रिडिक्शन है वो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन और साथ साथ करंट प्रोजेक्ट
जो करंट कोर्स चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन साथ साथ मिलती रहेगी जैसे जैसे कोर्स प्रोसीड हो जाएगा। लेकिन एट इनिशियल लेवल जब मैं किसी स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ, सो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि उसकी क्या जो है वो इस कोर्स में ग्रेड बनेगा अनटिल एंड अनलेस कि मेरे पास प्रीवियस रिकॉर्ड उसका मौजूद ना हो। तो ये बिल्कुल वैसी है। यूजिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, हम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन यानी कि पास्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन को लेते हुए इस नए प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग या एस्टिमेशन स्टार्ट करेंगे। द प्लानर एस्टिमेट एन ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक वैल्यू। अच्छा, अपने रिजल्ट में एक्यूरेसी लाने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट वैल्यूज निकाल रहे होते हैं पास्ट डाटा से। वो डिफरेंट वैल्यूज क्या होती हैं, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स बेस्ट, मोस्ट लाइकली जिसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एंड पेसिमिस्टिक वर्स्ट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ उसके कुछ कोर्सेज में बहुत अच्छे रिजल्ट हो, ए ग्रेड हो, कुछ कोर्सेज में एवरेज हो, बी ग्रेड हो, और कुछ कोर्सेज में बॉर्डर लाइन पे हो, वो सी, या कुछ में फेल भी हो। ठीक है, तो मैं कौन सी वाली वैल्यू निकालूंगी, मैं तीनों की एवरेज निकाल के करूंगी जिसमें मोस्ट लाइकली सबसे ज़्यादा होगा, जिसके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्टिमिस्टिक मीन्स बेस्ट केस, मोस्ट लाइकली एवरेज, एंड पेसिमिस्टिक वर्स्ट केस। ठीक है, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि एक मॉड्यूल जो मुझे आगे बनाना है, इससे मिलता जुलता मॉड्यूल जो मैंने पहले बनाया था, बेस्ट केस ये है कि उसके लिए मुझे जो लाइन ऑफ कोड चाहिए होगा वो, लेट सपोज हम कह रहे हैं कि ये 100 लाइन ऑफ कोड में ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज द बेस्ट केस, सॉरी मोस्ट लाइकली, जिसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऑप्टिमिस्टिक क्या होगा मेरे पास, ऑप्टिमिस्टिक हम कह रहे हैं कि भाई इस टाइम हमारे पास डेवलपर्स बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस, जिस पास इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का मैं डाटा ले रही हूँ उस टाइम पे मेरे पास प्रोग्रामर्स और एनालिस्ट इतने अच्छे नहीं थे, अब बहुत अच्छे हैं। तो वो इन्फ्लुएंस करेगा। और पहले जो चीज़ लेट सपोज अगर 100 में हुई थी या 80 लाइन ऑफ कोड में हुई थी, अब मैं एज्यूम कर रही हूँ कि वो 60 लाइन ऑफ कोड में जाएगी, क्योंकि मेरे पास कैपेबल प्रोग्रामर्स हैं जो टू द पॉइंट कोड करेंगे और वही चीज़ रिक्वायर्ड होगी जो हमें चाहिए। तो दैट वुड बी द बेस्ट केस। वर्स्ट केस क्या हो सकता है, मैं कह रही हूँ कि लास्ट टाइम प्रोग्रामर्स बहुत अच्छे थे, जिस पास प्रोजेक्ट का मैं हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ उस टाइम पे बहुत स्किल्ड डेवलपर्स थे, लेकिन अब हमारे पास सारे यंग हैं, उनको टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, काम करने में, आपस में जो है वो टीम वर्क करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो उस टाइम सिनेरियो अच्छा था, उस टाइम अगर 100 पे हो गया, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि अब 100 लाइन ऑफ कोड तो नहीं लगेगा, अब हो सकता है कि मुझे 130 या 140 पे जाना पड़े। तो दैट वुड बी द वर्स्ट केस। तो हम प्रीवियस पास्ट प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको 3 डिफरेंट फैक्टर्स में निकाल रहे होते हैं, बेस्ट केस, एवरेज एंड वर्स्ट केस। और एक्सपेक्टेड वैल्यू करंट प्रोजेक्ट की कैसे निकालेंगे, ईवी, जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कह रहे हैं, इज इक्वल टू एस ऑफ ओपीटी, यानी कि 1 टाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली। तो यहाँ पे हम जो एवरेज केस है उसको ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, उसकी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 1 टाइम ऑफ वर्स्ट केस, यानी कि तीनों वैल्यूज जो आ रही हैं, बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट, उन सब को एड अप कर रहे हैं, जबकि मोस्ट लाइकली को हम 4 टाइम्स ले रहे हैं क्योंकि उसके होने के चांसेस ज़्यादा है, तो उसको हम अपनी एस्टिमेशन में भी ज़्यादा वेटेज देंगे, डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये हमारे पास अगेन क्या है, ये अगेन हमारे पास फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू पे हम जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। 6 इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास टोटल 6 फैक्टर्स हैं, 4 हमने इसको वेटेज दिया है, 1 वेटेज इसका है और 1 वेटेज इसका है, तो टोटल हमारे पास 6 हो गए। तो टोटल हमने जो इनको ऐड अप करने के बाद डिवाइड कर दिया 6 से, सो दैट हमारे पास ओवरऑल एक एवरेज आ जाए। फिर उसके बाद अगेन हम बेस लाइन मैट्रिक्स को यूज करते हुए हर फंक्शन की कॉस्ट निकालेंगे। अभी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल दी, मीन्स हमने लाइन ऑफ कोड निकाल दिया। मॉड्यूल 1 में एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ कोड इतनी होगी, पास्ट प्रोजेक्ट को देखते हुए हमने नए जो प्रोजेक्ट है उसके हर फीचर की इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल दी। वो लाइन ऑफ कोड भी हो सकता है, वो कॉस्ट भी हो सकता है, वो टाइम भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम अगेन हिस्टोरिकल डाटा को यूज करते हुए हर फंक्शन की कॉस्ट निकालेंगे कि ये लाइन ऑफ कोड था, अब उसकी कॉस्ट इतनी आ रही है। और फिर हर इंडिविजुअल फंक्शन की जो हमने लाइन ऑफ कोड या जो भी एस्टिमेशन की उसको ऐड अप कर देंगे, सो तो हमारे पास ओवरऑल टोटल कॉस्ट आ जाए प्रोजेक्ट की। ठीक है, अब ये करेंगे कैसे, ये हम देख लेते हैं।
देखिए ये वाला हमारे पास अप्रोच यूज़ हो रही होगी, ये सारी इन्होंने एक्टिविटी के तौर पे बता दी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को फंक्शंस में ब्रेक करेंगे। उसके बाद हम हिस्टोरिकल डाटा जो हमारे पास डेटाबेस में स्टोर है उसको यूज़ करते हुए बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस निकालेंगे हर एक फंक्शन की जो हमने यहाँ पे डिकम्पोज किया है। देन उसके बाद जब हमने निकाल ली तो फिर उस बेस्ट केस, मोस्ट लाइकली और वर्स्ट केस को फॉर्मूला में पुट इन करके हर फंक्शन की हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब हमारे पास हर फंक्शन हर मॉड्यूल की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद अगेन हम हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ करते हुए ओवरऑल हर फंक्शन की कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट निकाल लिए, हम सबको ऐड अप कर देंगे, तो हमारे पास प्रोजेक्ट की हर फंक्शन की जो कॉस्ट आई उसको ऐड अप करके टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट को हम डिटरमाइन कर सके। ठीक है, अब इन्होंने एक एग्जांपल दिए कि हमारे पास एक CAD सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। उसके कुछ फीचर्स इन्होंने बताए। अब इसकी हमें कॉस्टिंग करनी है। पहले हम LOC बेस्ड एस्टिमेशन करेंगे, फिर हम FP बेस्ड एस्टिमेशन करेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या है, हमारे पास कैड सॉफ्टवेयर है। अभी उसके फीचर्स बता रहे हैं। कैड सॉफ्टवेयर विल एक्सेप्ट 2D एंड 3D ज्योमेट्रिक डेटा फ्रॉम एन इंजीनियर। आपको ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, कोई भी 2D एंड 3D जो है डेटा जो है वो एक इंजीनियर उसमें इनपुट दे सकता है। द इंजीनियर इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर थ्रू अ यूजर डिफाइंड इंटरफेस। तो आपकी उस एप्लीकेशन का कोई ना कोई इंटरफेस भी मौजूद होगा जिसके थ्रू आपका इंजीनियर उससे इंटरेक्ट कर रहा है। ऑल ज्योमेट्रिक एंड सपोर्टिंग डेटा आर स्टोर्ड इन डेटाबेस। तमाम का तमाम जो डेटा है ज्योमेट्रिक से रिलेटेड जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो सारा आपका डेटाबेस में स्टोर है। ये उस प्रोजेक्ट के कुछ फीचर्स या फंक्शंस हैं। डिज़ाइन मॉड्यूल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड आउटपुट। आपको जो डिज़ाइन मॉड्यूल्स है जो आपको रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए वो जनरेट करेगा। पेरिफेरल कंट्रोल मॉड्यूल प्रोड्यूस आउटपुट ऑन वेरियस आउटपुट डिवाइस। और हमारे पास जो ये वाला पेरिफेरल कंट्रोल मॉड्यूल है या जो फंक्शन है ये क्या कर रहा होगा, आपका डिफरेंट जो है वो आउटपुट जनरेट कर रहा होगा डिफरेंट डिवाइसेस पर। लेट से मैं कह रही हूँ कि मुझे प्रोजेक्टर पे दिखाना है अपना आउटपुट, जो मैंने इनपुट दिया है, लेट सपोज मैंने एक 2D इमेज इनपुट दिया है। अब उस 2D इमेज का वो मुझे क्या करे, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इनपुट करके दे दे कि लेट सपोज इसकी प्रोटोटाइप इस तरीके से होगी, या कोई मैंने कोई 3D दिया है तो इस तरीके से कोई इमेज दिया और उसने उसको क्या किया, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर ने उसको चेंज करके मुझे हो सकता है मैं एक 2D इमेज दे रही हूँ उसको 3D बना के मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दे। लेट सपोज मेरा सॉफ्टवेयर ये कह रहा है कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट का इनपुट दे रही हूँ, ठीक है, और वो मुझे उस ऑब्जेक्ट की सारी डिटेल बता दे। लेट सपोज मैंने एक 2D इमेज दिया एक एप्पल का अपनी इस एप्लीकेशन में। अब मेरा ये CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या कर रहा है, उस एप्पल को जैसे ही मैंने अपनी एप्लीकेशन में जो है वो इनपुट दिया, वो क्या करेगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा कि ये फ्रूट है, इसमें इतनी कैलोरीज होती हैं, ये इस तरीके से बेनिफिशियल है, कि उस डाइट प्लान बता देगा कब कब लेना चाहिए, किस किस तरीके से हेल्प आउट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मेरा इस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं कह रही हूँ कि उसका रिजल्ट मुझे डिफरेंट डिवाइसेस पे हो, तो उसके लिए कौन सा मॉड्यूल काम कर रहा होगा, पेरिफेरल कंट्रोल। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, हमने इस इन्फो को देखते हुए हमने उसके मेजर फंक्शंस निकाल दिए। जो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर को फीचर्स में ब्रेक कर दे, तो ये हमने कुछ फीचर्स निकाल दिए। 2D ज्योमेट्रिक एनालिसिस, 3D ज्योमेट्रिक एनालिसिस, यूजर इंटरफेस होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट होगी, डेटा एनालिसिस मॉड्यूल्स होंगे, ग्राफिक डिस्प्ले फैसिलिटीज एंड पेरिफेरल कंट्रोल। हमने ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी उसको देख के हमने अपने प्रोजेक्ट को फीचर्स में ब्रेक कर दिया, फंक्शंस में। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने हर एक फंक्शन की एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड निकाली, विच इज अगेन एस्टिमेटेड, जो कि एक्यूरेट नहीं है। अभी तो हमने प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट ही नहीं किया। हम प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करने से पहले ही उसकी कैलकुलेशन और एस्टिमेशन कर रहे हैं। और एस्टिमेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं, पास प्रीवियस प्रोजेक्ट्स पे। अब ये जो 5300, 6800, 2300 ये ऐसे ही नहीं आ गए रेंडमली। ये हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पास प्रोजेक्ट देखे कि 2D ज्योमेट्रिक एनालिसिस से मिलता जुलता कोई ऐसे कितने हमने किए होंगे मॉड्यूल। तो उन सब के डेटा को हमने कंबाइन करके किया कि मोस्ट लाइकली क्या है, बेस्ट केस क्या है और वर्स्ट क्या है। तो ये इसकी कैलकुलेशन है। 3 पॉइंट एस्टिमेशन टेक्निक वाज यूज्ड टू एस्टिमेट LOC वैल्यू फॉर 3D ज्योमेट्रिक एनालिसिस। जो ये सेकंड वाला है इसका इन्होंने सिर्फ एक का करके बता दिया इसकी कैसे निकली है वैल्यू। ऑप्टिमिस्टिक क्या था, 4600, जो कि
हिस्टोरिकल डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। मोस्ट लाइकली क्या कह रहा है कि चांसेस हैं कि 6900 लाइन ऑफ कोड लगे, और पेसिमिस्टिक क्या कह रहा है कि वर्स्ट केस में आपके पास चांसेस है कि इस फीचर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 8600 लाइन ऑफ कोड आपको लिखना पड़े। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1 टाइम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम ऑफ मोस्ट लाइकली। 6900 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4600 से ऐड करेंगे, प्लस 1 टाइम ऑफ 8600। जो वैल्यू आएगी उसका एवरेज निकालने के लिए 6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास 6800 कैलकुलेशन आई। ये कैलकुलेशन किस तरीके से हुई है, किस फॉर्मूले पे हुई है? ये कैलकुलेशन हुई है एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू 1 टाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम ऑफ मोस्ट लाइकली प्लस 1 टाइम ऑफ पेसिमिस्टिक। ठीक है, और जो इसका रिजल्ट आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से। डिवाइड 6। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या है एस ऑप्टिमिस्टिक? ऑप्टिमिस्टिक की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4600 प्लस मोस्ट लाइकली की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6900। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 6900 प्लस लास्ट वाला हमारे पास क्या है? 8600 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको फर्दर कैलकुलेट कर देते हैं। हमारे पास 6900 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू आएगी? 6900 मल्टीप्लाई बाय 4, 27600। तो ये हो गया हमारे पास 4600 प्लस 27600 प्लस 8600। इन सबको ऐड अप कर देंगे। प्लस 4600 प्लस 8600। ठीक है, तो ये हमारे पास बना 40800 डिवाइडेड बाय 6। एवरेज लेने के लिए 6 से डिवाइड कर देंगे। with 6800. ठीक है, ये हमारे पास आ गया 6800। जो ये वाली हमारे पास कैलकुलेशन है, ये वाली, ये 6800 जो यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है, ये ऐसी नहीं हो रही। इसके पीछे बैकग्राउंड में पूरी कैलकुलेशन एस्टिमेशन हो रही है जो पास डेटा से हम ये परफेक्ट है, ये एक्यूरेट वैल्यू है, जी ये एक्यूरेट वैल्यू आई है। एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये, कि चांसेस हैं कि ये जो 3D ज्योमेट्रिक एनालिसिस का जो फीचर है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी क्या है? ये देखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि समथिंग अराउंड इसी 6800 होगा, क्योंकि हम तो अभी एस्टिमेट कर रहे हैं ना। एक्यूरेसी तो अभी तब पता चलेगी जब एक्चुअल में हम इसको कोड करेंगे इस फीचर को। फिर हम जाके देखेंगे कि हमारे जो हमने एस्टिमेटेड वैल्यू दी थी और एक्चुअल वैल्यू कितनी सिमिलर है। अगर सिमिलर है, बिल्कुल एक्यूरेट है, इट मीन्स कि हमारे एस्टिमेट 100% एक्यूरेट है। और अगर कुछ प्लस माइनस आ रहा है तो फिर हम परसेंटेज निकालेंगे कि एक्चुअल क्या है और एक्सपेक्टेड क्या था, और दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है। ये तो एस्टिमेशन हम कर रहे हैं। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना पहले से। एक्चुअल कोई काम करने से पहले मैं पहले से प्रिडिक्ट कर लूँ कि इसमें इतना टाइम लगेगा। तो वो एस्टिमेशन हम किस बेसिस पे कर रहे हैं? हिस्टोरिकल डाटा पे। अब वो हिस्टोरिकल डाटा जो हमें एस्टिमेट दे रहा है, जो ये एस्टिमेट दे रहा है, अगर ये एक्यूरेट होंगे तो चांसेस है कि इसमें भी एक्यूरेसी आएगी। अगर मेरा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ही बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई लूप होल्स या प्रॉब्लम थी, तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू में भी चांसेस हैं कि हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। मिस एक बार ये दोबारा बताइएगा कि हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया था मोस्ट लाइकली क्योंकि मोस्ट 6900। लाइकली के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, जो एवरेज चीज़ है, एवरेज को हम ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, क्योंकि एवरेज के होने बेस्ट केस क्या होता है? बेस्ट केस बहुत सारे फैक्टर्स पर अगेन डिपेंडेंट होता है। उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी जिस पे काम किया वो बहुत आसान टेक्नोलॉजी थी, डेवलपर्स बहुत अच्छे थे, मैनेजमेंट बहुत फ्रेंडली थी। तो ये हमने बेस्ट केस ले लिया जिसमें हर चीज़ पॉजिटिव पे होगी। वर्स्ट केस जहाँ पे हर चीज़ वर्स्ट होगी, नई टेक्नोलॉजी है, उस पर किसी को काम करना नहीं आता, ज़ाहिर है, तो चीज़ें लर्न करने में टाइम लगेगा।
और हम कह रहे हैं जो डेवलपर्स हैं अच्छे डेवलपर्स नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजर स्किल नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छी नहीं, इंजीनियर अच्छा नहीं है आपका, आपकी मैनेजमेंट सपोर्टिव नहीं है, तो ये सारे वर्स्ट केसेस की जब ये सारी चीजें होंगी तो आपका प्रोजेक्ट भी लेट होगा, ज्यादा से ज्यादा लाइन ऑफ कोड भी लिखना पड़ेगा, एफर्ट भी करने पड़ेंगे। मोस्ट लाइकली क्या है, हर चीज नॉर्मल है, ठीक है, ना तो बहुत बेस्ट केस की तरफ जा रही है ना बहुत वर्स्ट केस की तरफ जा रही है, जिसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जो एवरेज चीज है। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि एक स्टूडेंट की CGPA 3 है, ठीक है, ओवरऑल CGPA जिसमें हर कोर्सेज के मार्क्स के एड अप है, सो दैट इज एन एवरेज। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल कोर्स की बात करूँ कि प्रोग्रामिंग में इस कोर्स के A+ इस स्टूडेंट के A+ मार्क्स थे, और जो है वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में उस स्टूडेंट के B मार्क्स, B ग्रेड था, और अगर मैं कहूँ कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उस स्टूडेंट का फेल था, तो हम चांसेस क्या निकालेंगे कि चांसेस क्या है कि एवरेज स्टूडेंट है, उसके कुछ कोर्सेज में बहुत अच्छे मार्क्स भी हैं, कुछ कोर्सेज में कम भी हैं, कुछ में एवरेज भी है। तो जो हम नई प्रेडिक्शन करेंगे वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, एवरेज पे। उसके जितने रिजल्ट्स हैं उन सब का एवरेज निकालेंगे, और एवरेज निकाल के हम प्रेडिक्ट करेंगे कि इस सेमेस्टर में उसकी ये GPA बनेगी। सो वहाँ पे भी हम ज़्यादा वेटेज किसको दे रहे होंगे, एवरेज पे। इसीलिए हमने मोस्ट लाइकली को ज़्यादा वेटेज दिया, जिसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया कि उस फैक्टर को हमने ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया अपने इस एस्टिमेशन में। जी, कोई और सवाल? कुछ अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप लोग, ताकि आगे जब नेक्स्ट स्टेप पे हम जाए वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। मिस आपने भी इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाया था, उसके बाद हमने 6 से इसको डिवाइड किया है। जी, तो अगर हम इससे इसको किसी से मल्टीप्लाई ना करवाएं और 3 से डिवाइड करें, तब भी तो सेम ही तकरीबन वैल्यू आएगी, नहीं देखो, 67 थ्री बन जाएगा। 6 से डिवाइड हम इसलिए कर रहे हैं, देखो क्योंकि हमने हर फैक्टर का आप काउंट निकालो ना। एस ऑप्टिमिस्टिक वन टाइम है, एवरेज कैसे निकलती है, एवरेज निकलती है सम ऑफ टोटल। तो सम ऑफ टोटल, एक वैल्यू हमने ली ऑप्टिमिस्टिक की, एक वैल्यू हमने ली पेसिमिस्टिक की, सो 1+1 2। जबकि 4 टाइम हमने कैलकुलेट किया किसको, मोस्ट लाइकली को, यानी कि 4 जो मोस्ट लाइकली का वेटेज ज्यादा है 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स वो, 1 टाइम पेसिमिस्टिक एंड 1 टाइम बेस्ट। तो 4+1 5, 5+1 6। तो हमने एवरेज निकालने के लिए इसको 6 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप चाहते तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते, आप डायरेक्ट इसको जो है क्या रखते, 6900 और डिवाइड कर देते 3 से। लेकिन ये चीज सिग्निफिकेंटली फॉर्मूले में शो करने के लिए कि हमने मोस्ट लाइकली को सबसे ज्यादा वेटेज दिया, उसको 4 पे रखा है, इसीलिए हम यहाँ पे 6 कर रहे हैं। अ- अच्छा मिस, ये फॉर्मूले में ही है कि 4 से मल्टीप्लाई करना है? जी जी बिल्कुल, फॉर्मूला है, ये रिग्रेशन फॉर्मूला है, जो बैक एंड पे पूरी इसके पीछे पूरी साइंस लगी है, और उसके थ्रू ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। और ये फॉर्मूला हमें ये कह रहा है कि हम मोस्ट लाइकली को ज्यादा वेटेज दें 4 टाइम्स। ठीक है मिस। जी, एनीथिंग एल्स, किसी और को कोई क्यूरी है या कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लो बेटा। ठीक है, कोई क्यूरी नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये इन्होंने एक जो 3D ज्योमेट्रिक एनालिसिस है इसकी कैलकुलेशन करके बताई है। इसी तरह हर इंडिविजुअल फंक्शन की कैलकुलेशन पास्ट प्रीवियस डेटा की बेसिस पे हम मोस्ट लाइकली ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक निकालेंगे। ये इन्होंने एक पूरी कैलकुलेशन एक स्लाइड पे करके दिखा दी है, ये सब भी वैसे ही कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने हर फीचर की एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल दी, अब हम बेसलाइन मेट्रिक अप्लाई करेंगे। बेसलाइन मेट्रिक अप्लाई करते हुए हम हर प्रोजेक्ट की फंक्शन की कॉस्ट निकालेंगे और उसको एड में ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, प्रोजेक्ट को पीसेस में ब्रेक कर दिया, अलग अलग फीचर्स निकाल लिए, हर फीचर की एस्टिमेटेड ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक निकाल ली वैल्यू हर फीचर फंक्शन के लिए, और फिर हर फंक्शन के लिए हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर दी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इन्होंने एक का करके दिखाया है, यूजली ये सब में यही स्ट्रेटेजी यूज हो रही है जैसी इसकी हो रही है।
अब हमारे यहाँ पे एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है जो समझना है हमें, ठीक है। अगेन इस पे भी हम हिस्टोरिकल डाटा को ही यूज करते हुए वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन हमें क्या कह रही है, हिस्टोरिकल डाटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, हिस्टोरिकल डाटा हमें इंडिकेट कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोड्यूस 620 लाइन ऑफ कोड पर मंथ, ठीक है। क्या कह रहा है कि हिस्टोरिकल डाटा हमें क्या बता रहा है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक महीने में 620 लाइन ऑफ कोड जनरेट कर रही है। अब ये ओवरऑल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए है, ठीक है। टोटल इन सम जो है वो 620 लाइन ऑफ कोड पर मंथ वो ऑर्गेनाइजेशन जनरेट कर रही है। वो जरूरी नहीं है कि ये एक प्रोजेक्ट की बात है। लेबर रेट इज 8000 पर मंथ, और लेबर रेट कितना है, जितना वो लोगों को पे कर रही है, दैट इज 8000 पर मंथ। हर महीने कितना दे रही है, 8000। सो हमने कॉस्ट पर एलओसी निकाल दिया, मतलब हर लाइन ऑफ कोड को लिखने की हमने कॉस्ट निकाल दी बाय डिवाइडिंग 8000 विद 620, यानी कि जितना हम उनको पे कर रहे हैं और जितनी हमारी प्रोडक्शन हो रही है हमने उसको आपस में डिवाइड कर दिया। 8000 हम पे कर रहे हैं और 620 लाइन ऑफ कोड जनरेट हो रही है, तो 8000 डिवाइडेड बाय 620 इज इक्वल टू $13, यानी कि हर एक लाइन ऑफ कोड को लिखने की हम कितना पे कर रहे हैं, 13। अच्छा, यहाँ पे लाइन ऑफ कोड सिर्फ कोड की बात नहीं हो रही, अगर हम कह रहे हैं कि बिजनेस रिक्वायरमेंट, उसको भी हम लाइन ऑफ कोड में ही कन्वर्ट कर रहे हैं कि अगर कोई एनालिस्ट बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए यूज केस लिख रहा है तो वो यूज केस को भी हम लाइन ऑफ कोड में ही कंसीडर करें, क्योंकि एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन है, तो इसमें हर चीज हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के डिफरेंट फीचर्स हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कितनी लाइन ऑफ कोड लिखी है, तो इसमें ओवरऑल हर चीज लाइन ऑफ कोड ही कंसीडर हो रही है। अगर मैंने एक यूज केस डायग्राम ड्रॉ किया है तो यूज केस डायग्राम ड्रॉ करने पे मेरे जितने एफर्ट लगे तो हमें उसको एलओसी के ही इक्विवेलेंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ताकि ये ना कह सकें कि मिस कोड तो हम लास्ट फेज में करेंगे, उससे पहले तो हमने जो एक्टिविटी डायग्राम बनाई, जो क्लास डायग्राम बनाई, जो ओवरऑल चीजें की, वो सब चीजें कहाँ गई। तो कोड तभी होता है जब हम हमारे पास यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम होगी, तो एलओसी में हम ओवरऑल एफर्ट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। 620 लाइन ऑफ कोड अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन कोई रेगुलर मंथली बेसिस पे जनरेट कर रही है, इट मीन्स कि उसका जो बैक एंड पे काम हो रहा है उस बेसिस पे ही कोड जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, कॉस्ट पर एलओसी इज इक्वल टू 8000, यानी कि जितना हम लोगों को पे कर रहे हैं उसको डिवाइड कर दिया 620 से, जो हर महीने हम जनरेट कर रहे हैं। तो हमारे पास हर लाइन ऑफ कोड को लिखने की एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई। अगेन ये कॉस्ट हमारे पास क्या है, अगेन एस्टिमेटेड ही है कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हर लाइन ऑफ कोड को लिखने की इतनी कॉस्ट है, सो दैट इज $13, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, हर प्रोजेक्ट की इस जो हमने करी, जो नया प्रोजेक्ट है जिसकी हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, हम इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसकी तमाम लाइन ऑफ कोड को ऐड कर देंगे जो हमने इंडिविजुअल फीचर्स की निकाली थी, ये लाइन ऑफ कोड जो एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड है, इन सबको ऐड अप कर देंगे और ऐड अप करने के बाद 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारी कॉस्ट है हर लाइन ऑफ कोड को लिखने की। और प्रोजेक्ट की टोटल लाइन ऑफ कोड कितनी है हमारे पास, 33,200। इसको हमने 13 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ गई 4,31,600। एस्टिमेटेड है कि इस प्रोजेक्ट को जो लिखने की कॉस्ट है, इस प्रोजेक्ट को राइट डाउन करने की, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कॉस्ट समथिंग अराउंड 4,31,600 आएगी। और प्रोजेक्ट का एफर्ट कितना लगेगा, हेंस द एफर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 33,200 डिवाइडेड बाय 620। हम क्या कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हर महीने 620 लाइन ऑफ कोड जनरेट हो रही है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने मैम के लिए हमें 33,200 एक्चुअली लाइन ऑफ मैम कोड, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दो, फिर उसके बाद आपकी क्यूरीज लेती हूँ आगे बढ़ने से पहले। एफर्ट कैसे हम निकालेंगे इस प्रोजेक्ट की, हम ये कह रहे हैं कि एक महीने में एक ये ऑर्गेनाइजेशन 620 लाइन ऑफ कोड जनरेट कर रही है और इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड टोटल कितनी है, 33,200 बाय एडिंग दीज वैल्यूज। अच्छा, ठीक है। तो 33,200 को जब हम 620 से डिवाइड कर देंगे तो ये फैक्टर हमें क्या बता रहा है कि अगर जब 54 लोग एक महीने में मिल के काम करें और हर कोई कितनी लाइन ऑफ कोड जनरेट कर रहा है, 620, तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट जो कि 33,200 लाइन ऑफ कोड का है ये कंप्लीट हो जाएगा।
जी, अब आप लोगों की क्यूरीज, यहाँ पे एक चीज मैं बताती चलूं कि यहाँ पे ये डिवाइड अभी यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ऐड होगा। इसको मैं यहाँ पे एडिट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास सम होगा, सम हो गया, उसके बाद 13 से मल्टीप्लाई हो गया, एस्टिमेटेड ओवरऑल कॉस्ट आ गई, और लाइन ऑफ कोड को देखते हुए हमने स्टाफ मंथ निकाल लिया कि कितने लोग मिलके एक महीने में काम करेंगे, सो दैट ये 33,200 लाइन ऑफ कोड का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। जी, अब आप लोगों की क्यूरीज यहाँ पर। मैम ये जो सम करा रहे हैं हम, ये वैल्यू ये बताइएगा थोड़ी, ये वाली लाइन। कौन सी वाली लाइन? मैम जो सम हो रहा है सारा 5,300 प्लस। ये जी मैम। इसमें हमने हर ये जो प्रोजेक्ट निकाला है इसके हर फीचर की अलग अलग एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड निकाली। तो मुझे पूरे प्रोजेक्ट की लाइन ऑफ कोड चाहिए एस्टिमेटेड, तो मैं इन सबको ऐड अप कर दूंगी। जब मैं इन सबको ऐड अप कर दूंगी तो पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड आ जाएगी कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एस्टिमेटेड हमें 33,200 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यही हमने इसका सम निकाला है। जब सम निकाल लिया और हम हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए हर लाइन ऑफ कोड को लिखने की एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल चुके हैं कि इस लाइन ऑफ कोड के अगर मैं एक लाइन ऑफ कोड को लिखने की वैल्यू 13 है, एस्टिमेटेड $13, तो हमने क्या किया, 33,200 जो इन सब का सम आया है, मैंने इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास प्रोजेक्ट की ओवरऑल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई कि एस्टिमेशन है कि इस प्रोजेक्ट को लिखने के लिए हमें कंप्लीट करने के लिए समथिंग अराउंड 4, 4.25, 4.5 लाख बजट लगेगा। और कितने स्टाफ मंथ चाहिए होंगे, स्टाफ मंथ मतलब ये पर्सन पर मंथ के एक महीने में कितने लोग मिलके काम करेंगे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास डाटा क्या है कि एक महीने में वो ऑर्गेनाइजेशन 620 लाइन ऑफ कोड पर मंथ पर स्टाफ मंथ जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, 33,200 को जब हमने 620 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 54 पर्सन पर मंथ। कि अगर एक प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में 54 लोग मिलके एक महीने में काम करेंगे, और हम क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 620 पर LOC पर मंथ पर स्टाफ मंथ। तो अगर 54 हर 54 बंदा 620 लाइन ऑफ कोड लिखेगा तो ये 33,200 लाइन ऑफ कोड का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जी, यहाँ तक कोई और सवाल? जी क्लास, कोई क्यूरी है? सब क्लियर है? मिस ये है कि जैसे अभी आपने बोला 620 लाइन ऑफ कोड, तो कोड लिखने से पहले मिस प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना है? बेटा हम तो एस्टिमेशन पे चल रहे हैं ना, हमने तो एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड निकाला है और ये एस्टिमेटेड पास्ट प्रोजेक्ट से निकाला है कि इस फीचर को एस्टिमेटेड है कि लिखने के लिए 5,300 लाइन ऑफ कोड रिक्वायर्ड होगी। अब ये हमने कैसे निकाला है कि हम देखेंगे कि 2D ज्योमेट्रिक एनालिसिस से मिलते जुलते हमने पास्ट में कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं और उसको लिखने के लिए हमें कितनी लाइन ऑफ कोड लिख ली, तो उसकी बेसिस पे हमने पेसिमिस्टिक ये सब कैलकुलेशन किए। तो ये तो सब एस्टिमेशन पे हो रहा है ना, ये तो हम एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाने से पहले उस पे एस्टिमेशन कर रहे हैं, ये पूरी एस्टिमेशन है। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फौरन ज्वाइन करेंगे और फिर यहीं पे ये वाली जो हमारी स्लाइड है यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पहले सब इस पे क्लियर हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम FP पे जाएंगे। मिस एक स्लाइड पीछे कीजिएगा, बल्कि 2।